बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। मैं हूं अशोक दास। बिहार में जाति जनगणना के नतीजे सामने आ गए हैं और उसके बाद तमाम तरह से इसका विश्लेषण किया जाने लगा है। माना जा रहा है कि देश की राजनीति में यह एक मास्टर स्ट्रोक है। माना जा रहा है कि देश की राजनीति इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बदल सकती है। किस तरीके से इसको देखा जाए, अगर इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाए तो, या फिर जो समाज के बीच में, क्योंकि जो जाति की संरचना है वो कहीं ना कहीं समाज के भीतर से आती है, और जब कोई समाजशास्त्री इसका विश्लेषण करेगा तो आखिर कैसे देखा जाए। हमारे साथ है कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके प्रोफेसर विवेक कुमार जी, जिन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स में सहभागी रहे हैं। वो देश दुनिया में देश दुनिया के जाने माने समाजशास्त्री हैं। इसके अलावा कनाडा के 3 विश्वविद्यालयों में अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर दे चुके हैं। तो हमारे साथ है प्रोफेसर विवेक कुमार सर। सर, मेरा सवाल है पहला कि जाति जनगणना के जो नतीजे आए हैं बिहार से, उसको आप कैसे देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? अशोक जी, मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इस फैसले की गणना कर रहे हैं या उसका आकलन कर रहे हैं, मैं उसको देख करके बड़ा चकित हूं और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है कि लोग जब इसका आकलन कर रहे हैं तो इसको ऐसा लगता है कि ये वैक्यूम में है, शून्यवाद में कहीं पर अचानक जो है ये प्रक्रिया उभर आई है। इसका कोई ऐतिहासिक पहलू नहीं है। इसका कैसे जन्म हुआ या ये कहां से शुरू हुआ, कोई बात नहीं कर रहा है और सब दबा लिया गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम जब आकलन कर रहे हैं इस दलित दस्तक के चैनल पर, तो मुझे लगता है कि इसके ऐतिहासिक पहलू को उजागर करना, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी और दलित आंदोलन, चाहे वो महाराष्ट्र का दलित पैंथर्स आंदोलन हो, चाहे वो आरपीआई हो, इन सब की भूमिका बहुत आवश्यक है। और उसके साथ ही साथ जब हम ये शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम बाबा साहब अंबेडकर को याद करेंगे, जिन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत ये कहा था कि हमारे समाज में एक ऐसा एक मतलब वर्ग बनाया जाए या गणना की जाए, कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन ये काम करेगा जो शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है और जो आरक्षण से वंचित रह गए हैं, उनकी गणना करेगा। तब ये उसकी नींव पड़ी भारतीय संविधान की अनुच्छेद 340 के तहत। लेकिन वो लागू नहीं हुआ बाबा साहब अंबेडकर के समय में, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने 1951 में ये जो बनना था कमीशन, वो नहीं बना, उनकी गणना नहीं शुरू हुई, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया था। इस बात को सब लोगों ने भुला दिया है। मुझे लगता है आज सबसे पहले चर्चा कहीं नहीं चर्चा हुई। बड़े बड़े मैंने दानीश्वर देखे और मेन स्ट्रीम के चैनल देखे, और मैं तो यूट्यूबर्स को भी देख रहा हूं कि बड़ी आसानी से उन्होंने बुला दिया और अपने आप को वो इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य ये बनता है कि आज हम बाबा साहब अंबेडकर को धन्यवाद ज्ञापित करें, साधुवाद दें कि उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में ये व्यवस्था की थी कि पिछड़ों की गिनती होगी और उसके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, जिसके तहत बाद में काका कालेलकर कमीशन बना। लेकिन काका कालेलकर कमीशन को पिछड़े लोगों ने ही खुद ने स्वीकार किया, और उसके बाद फिर 1989 में मंडल कमीशन बना, और मंडल कमीशन की जो वो असंतुष्टि थी उसको स्वीकार नहीं किया गया, जिसको 95 के अंदर जो है 90 के अंदर लागू किया गया था, और 95 में स्वीकार हुई।
तो ये थोड़ा सा इतिहास है। लेकिन इसी बीच में अशोक जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मान्यवर कांशीराम ने 90 से लेकर के 88 से लेकर के जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तो उन्होंने पूरे भारत में 500 ऐसे सेमिनार्स किए, कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें यह कहा गया मंडल कमीशन की संतुतियों को लागू करो, और अगर गिनती है तो वो 52% हो जाएगा, 52%। और वहीं पर उन्होंने पहली बार भारत के समाज को 15 और 85 में बांटा। ये उनकी दूरदर्शिता। सर, सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने माननीय कांशीराम जी को याद किया था। कांशीराम जी ने काफी पहले बहुजन की अवधारणा की 85 और 15 की बात कह दी थी। उनकी बात पर आज क्या मुहर लग गई है? देखिए, मैं मानवर कांशीराम की उनकी दूरदर्शिता को सोशलिस्टों से भी आगे मानता हूं, क्योंकि सोशलिस्टों ने एक नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो उन्होंने उनको 60% तक सीमित कर दिया था। लेकिन मान्यवर कांशीराम ने पहली बार पिछड़ों की जो गिनती गिनी थी, जिसमें शेड्यूल कास्ट को भी मिलाया उन्होंने, और उन्होंने शेड्यूल ट्राइब को भी मिलाया, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को भी मिलाया, और उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी मिलाया, और मिलाने के बाद तब ये कहा कि ये 85% है। और यही नहीं कहा, उन्होंने वो नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया, और चिन्हित करके उसका मकसद क्या है वो बाबा साहब से लिया। लेकिन आज मुझे इतना दुख और कष्ट हो रहा है, मुझे ये कहते हुए दुख इस बात का हो रहा है कि बुद्धिजीवी इतना बेईमान हो गया है, भारतवर्ष का तथाकथित बुद्धिजीवी इतना बेईमान हो गया है कि वो बार बार मान्यवर कांशीराम का नारा दोहराता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन मान्यवर कांशीराम का नाम लेना उसको गवारा नहीं है। यह जातिवादी मानसिकता के तहत अभी भी जो है दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि जो बहुजन बाद में मान्यवर कांशीराम, बाबा साहब अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी वगैरह का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको आज चिन्हित किया जाना चाहिए, रेखांकित किया जाना चाहिए। सर, ऐसी स्थिति में फिर दलितों और अति पिछड़ों को इस पूरे सर्वे के नतीजों को कैसे देखना चाहिए? इन सर्वे नतीजों में उनके लिए क्या संदेश छिपा है? आपके जिसे कहना चाहिए प्रश्न से मैं बात समझ पा रहा हूं, वो ये है कि दलितों को और उसके बाद जो अत्यंत पिछड़ा है और पिछड़े हैं, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी। तो मैं इस बात एकदम मतलब क्लियर है कि जो पिछड़े समाज की बात हो रही है, तो पिछड़े समाज को जो रिजर्वेशन मिलता है वो केवल और केवल नौकरियों में मिलता है, राजनीतिक में उनका रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन नौकरियों में भी उनको एक तरह से क्रीमी लेयर कह के हटा दिया जाता है, और 8 लाख की उस पे कैप रख दी गई है कि अगर 8 लाख की उसमें वो होगा तो 8 लाख की अगर उनके पास ये है इनकम है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो बात है कि रिजर्वेशन में या नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, उसकी बात तो हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि गिनती के बाद जो बात कही जा रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके लिए एक आकलन समाज की संस्थाओं का, समाज में जो संसाधन है, समाज में जो शिक्षा है, उनका आकलन शुरू हो जाएगा कि जो समाज के अंदर जनसंख्या में ज्यादा है वो इन सत्ता की, शिक्षा की संस्थाओं में कम क्यों है। इसको लेकर के बात शुरू हो जाएगी, और ये अपने आप में जो चेतनता है व्यक्तियों के अंदर, वो चेतनता एक नई अलग जगाएगी और नए प्रकार का मोबिलाइजेशन, लामबंदी करेगी कि नहीं, हमको सचमुच समाज में सताया गया है
और इतने वर्षों से सताया गया है, हजारों वर्षों से सताया गया है, तो हमारी सांस्कृतिक पूंजी का ह्रास हुआ है। उस सांस्कृतिक पूंजी की भरपाई, कॉम्पनसेशन कैसे किया जाए, तो उसमें एक बात आएगी कि हमें बैकलॉग, बैकवर्ड क्लासेस की जातियों का बैकलॉग सुनिश्चित करना पड़ेगा। सभी सत्ता की संस्थाओं में और शिक्षा की संस्थाओं में, नौकरियों की संस्थाओं में, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, यूनिवर्सिटी में, सिविल सोसाइटी के अंदर। तो एक तरह से नई प्रकार की चेतना जागृत होगी इसके लिए। मान्यवर कांशीराम वो पहले शख्स थे जो अति पिछड़ों को सत्ता के दरवाजे तक लेके आए थे। ओबीसी की जो मजबूत जातियां थी वो तमाम प्रदेशों में सत्ता में आ चुकी हैं और उन्होंने अपना हक भी ले लिया है, लेकिन अति पिछड़ों की को उनकी ताकत का एहसास सबसे पहले मानव कांशीराम जी ने कराया था। जब ये सर्वे नतीजे सामने आए हैं और साफ दिख रहा है कि अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में क्या राजनीतिक तौर पर उनके लिए चीजें बदलेंगी? देखिए, ये बात तो तय है कि मान्यवर कांशीराम ने एक नए फ्रेमवर्क को जन्म दिया था। भारतीय राजनीति में एक वो अनूठा प्रयोग था, उसके पहले ऐसा प्रयोग नहीं हुआ। ये मान लेना चाहिए, कम से कम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनको ये बात रेखांकित करनी चाहिए कि मान्यवर कांशीराम ने इस भारतीय राजनीति में एक नया फ्रेमवर्क दिया। फ्रेमवर्क जिसके अंदर एक ऐसी स्पेस क्रिएट की जिसके अंदर जो वंचित समाज था वो आ करके अपनी जो पहचान थी और अपना जो सताया हुआ इतिहास था उसको वो मिला करके सुसंगठित हो सके, अपनी ताकत को बना सके। ये एक पहला प्रयोग किया जिसको बामसेफ के अंदर उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जहां पर जाति अस्मिता नहीं थी बल्कि वंचना अस्मिता थी, और उसके अंदर वो लोग गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम सब एक हैं, है ना। तो उन्होंने कहा पे बैक टू सोसाइटी के तहत हमें ये काम करना है। ये भी कोई धनाढ्य, कोई बिजनेस घराना वो साथ नहीं लाए, किसी बड़ी जाति को वो साथ नहीं लाए, और केवल गुर्बत के मारे जो वंचित समाज था उसको साथ किया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है, सेल्फ हेल्प से चलेगा। उन्होंने टाटा को नहीं बुलाया, बिरला को नहीं बुलाया, उन्होंने अंबानी को नहीं बुलाया, और उस समय के किसी भी धनाढ्य बिजनेस हाउस को नहीं बुलाया, और कहा कि ये सेल्फ हेल्प, सेल्फ फाइनेंस से चलेगा, एक नोट और एक वोट। ये अपने आप में एक नया फिलॉसफी थी, एक नया फ्रेमवर्क था जिसको आज भी समझने के लिए तैयार नहीं है व्यक्ति, और आज भी वो बिजनेस घराने ढूंढता है अपनी राजनीति को चलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इसका इस्तेकबाल करना चाहिए, इसका वेलकम करना चाहिए। उसके बाद फिर जो लोगों को लेकर के आए वो पिछले समाज के थे जिनकी गिनती कम थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने यादवों के साथ उस तरह का युग्म नहीं बनाया, अपनी पार्टी में नहीं शामिल किया, बल्कि उन्होंने कुर्मी समाज हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो चाहे वो कुशवाहा हो, नुनिया चौहान हो, लुनिया चौहान हो, ओसी हो, गद्दी हो, कसाई हो, गड़ेरिया हो, इन सब पिछड़ी जातियों की जो छोटी छोटी जातियां थी, और नाई समाज हो, उन सबको लेकर के आए, सैनी समाज, इन सबको लेकर के आए, और इन सब के अंदर एक बीज डाला कि नहीं, आपके अंदर आपकी संख्या इतनी तो नहीं है कि आप आत्मनिर्भर रूप से सत्ता में आ सके, लेकिन आप अगर मिल जाएंगे, बहुजन बना लेंगे, तो आप जरूर सत्ता में आ सकते हैं। और उन्होंने, चाहे वो सोनेलाल पटेल हो, चाहे वो जंग बहादुर पटेल हो, चाहे वो भगवत पाल हो, चाहे वो परशुराम वर्मा हो, कुर्मी समाज को पूरा उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। दूसरी तरफ चाहे सुखदेव राजभर हो, राम अचल राजभर हो, यहां तक कि ओम प्रकाश भी बहुजन समाज पार्टी में काम कर चुके थे। उसके बाद चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे सैनी हो, चाहे केवट हो, सबको, मल्लाह जाति सबको उन्होंने, निषाद जाति सबको उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। और यहां तक कि मौर्य समाज को उन्होंने 6 विभाग का मंत्री बनाया, और उससे जब सत्ता के बीज उसमें बो दिए गए,
तब कहीं जा करके बहुजन समाज बनने लगा। और इसी के साथ ही अशोक, जो बैकवर्ड क्लासेस थे, जो बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम समाज में थे, चाहे वो झोज्जा हो, चाहे कसाई हो, चाहे चिकवा हो, चाहे कुजड़ा हो, चूड़ियार, पानियार, इन सबको भी उन्होंने बाकायदा जोड़ा, और जोड़ने के बाद उनको सत्ता के साथ सम्मिलित करके बहुजन की संकल्पना रखी, और एक बड़ा ही कहना चाहिए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन अफसोस इस बात का कि आज उसको कोई याद नहीं कर रहा है। कल तक कल तक जो मंडल कमीशन के विरोध में थे, विरोध करते थे, सड़कों पे नारे लगाते थे, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, इक्वालिटी, उन्होंने एक संगठन बनाया था, यूथ फॉर इक्वालिटी, और उसकी वो बाकायदा विरोध में मंडल कमीशन के थे। आशुतोष, जो बहुत बड़े अपने आप को दानीश्वर बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे। और इतने ही नहीं, बहुत सारे बैकवर्ड खुद विरोध कर रहे थे। तो इसलिए वो आज कांग्रेस पार्टी जो विरोध कर रही थी, आज उसको बता रहे हैं कि वो सबसे बड़ी उसकी, जिसे कह रहे पैरोकार है। ये तो भाई अजीब है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो समझ नहीं पाता हूं किस प्रकार भारतीय समाज के दानीश्वर कैसे पलटी मारते हैं समय के साथ साथ। ये बड़ा देखने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी ने सर जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बना दिया है। उसका कहना है कि तमाम प्रदेशों में, 5 प्रदेशों में चुनाव होने हैं, वहां पे वो कह रही है। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वो कह रही है कि सत्ता में आने पर वो जाति जनगणना कराएगी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था, और जिसमें वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा संख्या गरीबों की है। वो हिंदुओं को बांटने की बात कह रहे थे कि कांग्रेस बांट रही है हिंदुओं को। तो क्या क्या बीजेपी डरी हुई है, और क्या आने वाले 5 राज्यों के चुनाव और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में राजनीतिक तौर पे चीजें बदलेंगी? देखिए, जो मतलब कांग्रेस कह रही है कि हम जनता मतलब जाति जनगणना कराएंगे, तो बिल्कुल कराना चाहिए उनको, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल कास्ट की जनगणना हो रही है, शेड्यूल ट्राइब की हो रही है, मुस्लिम्स की हो रही है। बात यह नहीं है कि आप जनगणना करा लेंगे, बात यह है कि जनगणना के बाद क्या उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देंगे। अगर अपनी अपनी सरकार में, अपनी पार्टी में अगर केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उससे बात नहीं बनने वाली है। आपने कांग्रेस को देख लिया कि उन्होंने तमिलनाडु में क्या किया, आंध्रा में क्या किया, तेलंगाना में क्या किया। अगर वो प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, तो वो बिहार में जैसे साफ हो गए, उत्तर प्रदेश में साफ हो गए। क्योंकि एक समय था 70, 72, 89 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 70 जिले में से 52 जिला अध्यक्ष ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ये जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व था, और जो बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व उनके पास कतई नहीं था। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश में, या मुलायम सिंह यादव का उदय हुआ, क्योंकि इनके पास बैकवर्ड क्लासेस का, इनके पास 2 हुआ करते थे, एक अशोक यादव, एक राम पूजन पटेल। उसके बाद तो कोई बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन था नहीं। ब्राह्मण लोग इनके पूरा ऊपर से नीचे तक पार्टी में और गवर्नमेंट के अंदर यही रहते थे। अब अगर आप पलट करके देखें तो भाजपा क्या कर रही है? क्या भाजपा का कोई लीडर, बैकवर्ड क्लास का लीडर, अगर मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बनाया गया या बनना पड़ा उसको, तो वो 2008 में ही बन पाए। उसके पहले तो वो बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते थे। तो कहने का ये मतलब है कि आपने नाम तो दे दिया, लेकिन क्या प्रभावी प्रतिनिधित्व दे पाएंगे जहां पर वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हो सके? अगर वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई निर्णय नहीं ले सकते, या निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते, तो फिर कैसा प्रतिनिधित्व? इसलिए बात यह नहीं है कि आप गणना करवा लेंगे, बात यह है कि क्या आप सत्ता, शिक्षा, संसाधन और समाज में, संस्कृति के अंदर प्रतिनिधित्व देंगे या नहीं देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो आपका हश्र जो है उसी प्रकार होगा कि एक आत्मनिर्भर आंदोलन अपने आप उठेगा, चाहे वो
दलितों का आंदोलन हो, चाहे वो पिछड़ों का आंदोलन हो। सर ऐसे में एक बड़ा सवाल क्या यह भी नहीं उठ रहा है कि जिस तरीके से सर्वे नतीजों में जाति जनगणना में दलितों और अति पिछड़ों की संख्या बढ़कर सामने आई है, उस हिसाब से क्या उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि दलितों की संख्या की बात करें तो बिहार में तकरीबन वो 3.5% के आसपास बढ़ी है। तो क्या सरकारें प्रतिनिधित्व भी बढ़ाएंगी? नहीं देखिए, आखिर बार बार ये है कि आखिर ये जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। पहली बात तो ये है, या बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान निर्माण की अपने ऊपर ली तो धारा 330, 332, 335 के तहत क्यों कहा कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए? क्योंकि ये बात स्थापित हो गई थी कि समाज में, और सरसंघचालक, माननीय सरसंघचालक ने खुद कहा कि दलितों के साथ 2000 वर्ष तक अमानवीय व्यवहार हुआ है। जब उन्होंने माना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात प्रमाणित थी कि वास्तविकता में समाज में बाकायदा जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, जाति के आधार पर पृथकता है, वो स्थापित है, और इसलिए हमें ये व्यवस्था करनी चाहिए। तो वो हो गई। अब अगर होने के बाद भी हम कहें कि नहीं, आप उनको शिक्षा दे दीजिए, आप उनको थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए वजीफा दे दीजिए, उससे बात नहीं बनने वाली है। आज आप देखिए कि लोग कह रहे हैं कैंडिडेट्स, पहले 80 के आसपास तक ये कहा जाता था कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, और जब कैंडिडेट्स मिलने लगे तो कहने लगे कैंडिडेट्स नॉट सूटेबल। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, इसको तभी हटाया जा सकता है जब आप उनकी संख्या मुकर्रर कर दें। आप उनकी संख्या मुकर्रर कर दें कि उनकी संख्या इतनी है और इसके हिसाब से इनको भागीदारी देनी पड़ेगी। उसके बरक्स आप ये देखिए कि ईडब्ल्यूएस का जब कोटा आया तो आपने कोई सेंसस नहीं कराई, कोई गणना नहीं कराई, और आपने ये भी नहीं कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएगा, तो उसकी भी परवाह नहीं करी। तो जब समाज के किसी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाना है तो ये एक पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करता, राजनीतिक इच्छा शक्ति पर। तो अगर कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो वो सत्ता, शिक्षा, संसाधन, संस्कृति, इन सब में उसका प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर इस शानदार विश्लेषण के लिए। आपने तमाम मुद्दों पे बेहतर तरीके से रोशनी डाली। तो ये थे प्रोफेसर विवेक कुमार सर, और निश्चित तौर पे उन्होंने जिस तरीके से जाति जनगणना के नतीजों का विश्लेषण किया, समाजशास्त्रीय अध्ययन किया, वो अपने आप में कई बड़ी बातें बता गया है। अब देखिए